अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कौन. मतलब हमारे पास जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन हम हमारे लिए चूज़ करते हैं उसके पीछे जो हमने नेक्स्ट सेकंड बेस्ट ऑप्शन हमने छोड़ा है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी या उसकी जो भी वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. लाइक से फॉर एग्जांपल यहाँ हमको एग्जांपल दिया हुआ है कि एक हमारे पास जॉब ऑप्शन है जहाँ हमको बैंक में जॉब मिल रही है और सैलरी कितनी है 40,000 पर मंथ. इसके अलावा हमारे पास 2 जॉब ऑफर और हैं, टू वर्क एज ए एग्जीक्यूटिव at 30,000 per month and to work as a generalist at ₹35,000 per month. अब नो डाउट आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो. इफ़ इन केस अगर आप ये जॉब अपॉर्चुनिटी लेते हो 40,000 वाली, तो इसके पीछे नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 35,000 वाला. तो ये 35,000 क्या हो गई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. ये अपॉर्चुनिटी लेने के लिए आपने क्या कॉस्टिंग पीछे छोड़ दी, ये वाली. ये बेस्ट ऑल्टरनेटिव था आपके पास इसके अलावा. तो बेसिकली इसको लेने के लिए आपने इसको सेक्रीफाइस किया, तो ये जो कॉस्ट है आपकी ये क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PPF या PPC भी बोलते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात करते हैं. इट रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज इन टेक्नोलॉजी. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी हैं उनको यूज़ करके दो गुड्स के जो भी कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको शॉर्ट में PPC या PPF भी बोला जाता है. इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं. नॉर्मली सिनोनिम्स याद रखना बेटर होता है बिकॉज एग्जाम में कोई किसी भी नाम से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हैं इसको हम, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, कोई भी नाम इसमें से हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. अब बात करते हैं इसके अजम्पशंस की. सबसे पहला इसका अजम्पशन है द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज फिक्स्ड बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज टू अनदर. हम जो भी रिसोर्सेज लेके चलेंगे अपने एग्जाम्पल में या जब हम PPC को प्रैक्टिकली भी अप्लाई करेंगे तो हम अपनी इकोनॉमी में रिसोर्सेज को फिक्स्ड मान के चलेंगे. हाँ, ये चीज़ हमें अलाउड होगी कि हम रिसोर्सेज को एक कमोडिटी से दूसरी कमोडिटी या एक यूज़ से दूसरे यूज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ओवरऑल रिसोर्स में चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी उसकी सेम रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड. ये सिर्फ हमारा एक अजम्पशन होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनसे जो 2 गुड्स हम प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं सिर्फ वही बनाए जा सकते हैं और कोई गुड्स उससे प्रोड्यूस नहीं किए जाएंगे. थर्ड इज द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. हम ये मान के चलेंगे कि हमने अपने रिसोर्सेज को पूरी तरीके से फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज किया है. Next, an important assumption is resources are not equally efficient in production of all product. So when resources are transferred from production of one good to another, the productivity decreases. ये एक इम्पॉर्टेंट assumption है. ये आगे हमारे एक पॉइंट में और हेल्प आउट करेगा जहाँ पे ये इसकी बात आएगी वहाँ मैं दोबारा से इसको डिस्कस करूँगी. पहले इस पॉइंट को भी यहाँ पे समझते हैं. हम क्या बोल रहे हैं इसमें कि रिसोर्सेज जो है हमारे वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में. हम यहाँ पे 2 प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, दैट्स वाई उन्हीं दोनों प्रोडक्ट की हम बात करेंगे कि दोनों प्रोडक्ट के लिए हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है. इसलिए जब हम अपने रिसोर्सेज को एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी, पहले से कम, डिक्रीज हो जाएगी. मतलब पहले जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था उतना नहीं हो पाएगा, हमें ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए. एंड द लास्ट assumption इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज assumed टू बी कॉन्स्टेंट. हम मान के चलेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, टेक्नोलॉजी हमारी सेम रहेगी थ्रू आउट द एग्जाम्पल या थ्रू आउट द एक्चुअल सिचुएशन जहाँ PPC अप्लाई कर रहे हो. अब इसके फिगर को और इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझते हैं. सबसे पहले से फॉर एग्जाम्पल ये हमें पॉसिबिलिटीज़ दी हुई हैं, नेम दिया हुआ है हमने पॉसिबिलिटीज़ को. हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके 2 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज़ गन्स एंड बटर. इसके बाद ये 2 कॉलम हैं जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. MOC का मतलब होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और MRT का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन.
इस एग्जाम्पल को समझने के लिए अभी पहले एमओसी और एमआरटी को डिस्कस करते हैं, फिर वापस हम अपने एग्जाम्पल पे जाएंगे। सबसे पहले एमओसी की बात करते हैं, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब होता है वन एडिशनल। जब हम एक एडिशनल यूनिट की बात करते हैं या एक एडिशनल गेन की बात करते हैं तो बेसिकली हम मार्जिनल वर्ड यूज़ करते हैं। दैट्स वाई एमओसी रिफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। दूसरी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए हम जो अपनी कमोडिटी में सेक्रीफाइस करेंगे, उस सेक्रीफाइस को हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। लास्ट कॉलम जो हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा है वो है एमआरटी का, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है इट इज़ अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। एक तरीके से देखा जाए तो लगभग हम वही बात कर रहे हैं जो हमने एमओसी में की थी। एमआरटी भी वही चीज़ है लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अलग है। यहाँ इसको हम रेशियो के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट गेन। इसके रेशियो को हम क्या बोलेंगे? एमआरटी, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब वापस हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमारे एग्जाम्पल में हम दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज गन्स एंड बटर। से फॉर एग्जाम्पल लेबर को यहाँ पे हम हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इस एग्जाम्पल को हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास जितनी लेबर्स थी टोटल हमने सारी लेबर्स यूज़ कर ली गन में और हमने बटर का कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया। सारी लेबर्स हमारी मिलके टोटल हमको गन का जो प्रोडक्शन दे पा रही हैं वो है 21 यूनिट्स का। नाउ अब हमको बटर में 1 यूनिट चाहिए है, मतलब यहाँ 0 से 1 हमको यहाँ पे इंक्रीज करना है। बेसिकली बटर में हमको क्या करना है? गेन कितना? 1 यूनिट का। अब डेफिनेटली अगर हमको यहाँ पे बटर को बनाना है तो हमको यहाँ से लेबर्स को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ यहाँ सेक्रीफाइस होगा। तो यहाँ से हमने अपनी एक लेबर को शिफ्ट किया और हमारा प्रोडक्शन उसकी वजह से क्या हो गया? डिक्रीज। 21 से कितना हो गया? 20। तो बेसिकली हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे क्या होगी? हमने सेक्रीफाइस कितनी यूनिट्स का किया है? यहाँ पे 1 यूनिट का। गन की हमने 1 यूनिट सेक्रीफाइस की है तो हमको बटर की 1 यूनिट मिली है। तो ये जो सेक्रीफाइस हुआ है हमारा कितने का हुआ है? 1 यूनिट का। तो हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई? 1। सिमिलरली एमआरटी की बात करें अगर, तो हमने कितनी गन सेक्रीफाइस की हैं? 1। और कितना यूनिट बटर गेन किया है हमने? दैट इज ऑल्सो 1। तो 1:1 हमारा यहाँ पे क्या हो गया? एमआरटी। ये पहली पॉसिबिलिटी पे ये दोनों चीज़ें ब्लैंक हैं। रीज़न इज़ दैट क्योंकि यहाँ से तो हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है, अभी ना कुछ सेक्रीफाइस हुआ है ना कोई गेन हुआ है इस पॉइंट पे। दैट्स वाई हम यहाँ पे इन दोनों पोजीशंस को ब्लैंक छोड़ेंगे। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी सी की बात करते हैं कि अब हमको बटर की 1 यूनिट और बढ़ानी थी और ज़्यादा प्रोडक्शन करना था। अगेन जब हमको बटर में और ज़्यादा गेन करना था तो हमको यहाँ से लेबर्स को फिर शिफ्ट करना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हमने क्या किया था कि हमने 1 लेबर को शिफ्ट किया था और उस 1 लेबर के शिफ्टिंग से ही हमको 1 एक्स्ट्रा यूनिट मिल गई बटर की। नाउ अभी हमने अजम्पशन डिस्कस किया था हमारा 4th पॉइंट। इसमें हमने क्या बोला था कि हमारे रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, इसलिए जब भी हम रिसोर्सेज को ट्रांसफर करेंगे एक गुड्स से दूसरे गुड्स में तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज। अब यहाँ पे वही पॉइंट आ रहा है, पहले हमने जिस लेबर को यहाँ पे शिफ्ट किया उसकी वजह से हमको 1 यूनिट तो मिल गई, लेकिन हो सकता है कि अब जो हमारे पास जो हमारी लेबर्स हैं वो उतनी एफिशिएंट ना हो बटर के प्रोडक्शन में। दैट्स वाई हमको पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ज़्यादा लेबर यहाँ पे भेजनी पड़ेगी, तब हम 1 एडिशनल यूनिट गेन कर पाएंगे बटर की, जिसकी वजह से यहाँ गन में भी जो सेक्रीफाइस होगा वो पहले से ज़्यादा होगा। दैट्स वाई अब यहाँ पे हमारा जो गन में सेक्रीफाइस हुआ है वो कितने का हुआ है? 20 से हम कितने पे आ गए हैं? 18 पे। मतलब 2 यूनिट्स का हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा है, तब जाके हमको बटर की 1 एडिशनल यूनिट मिली है और हमारा बटर का प्रोडक्शन भी कितना हो गया है? 2। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ आने में हमने कितना सेक्रीफाइस किया? 2 यूनिट्स का। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमआरटी की बात करेंगे अगर, तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेक्रीफाइस किए हैं? 2 यूनिट्स। और हमारा गेन कितने का है? 1 से 2, मतलब +1 का गेन है हमारा। तो 2:1 हमारा क्या हो गया? एमआरटी। सिमिलरली नेक्स्ट सिचुएशन नंबर डी की बात करें अगर, तो अगेन हमको अगर बटर में 1 यूनिट और इंक्रीज करनी है, सेम कंसेप्ट अभी भी अप्लाई होगा। रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, पहले से और ज़्यादा लेबर्स हमको यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा गन का जो सेक्रीफाइस है वो पहले से और ज़्यादा होगा। यहाँ पे 2 का सेक्रीफाइस था, तो अब जो सेक्रीफाइस होगा वो 2 से ज़्यादा होगा।
यहाँ पे कितने का सेक्रीफाइस है, 3 यूनिट्स का। तो ये 3 यूनिट्स हमारे यहाँ पे क्या बन गए, हमारे MOC। और इसी चीज़ को अगर हम MRT में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा गेन कितने का है, 2 से 3 1 यूनिट का, और सेक्रीफाइस कितना है, 18 to 15 3 यूनिट्स। तो ये 3:1 हमारा क्या हो गया, MRT। सिमिलरली जब हमने 3 से 4 प्रोडक्शन इंक्रीज किया, 1 यूनिट और बढ़ाई बटर की, तो हमारा यहाँ सेक्रीफाइस और ज़्यादा बढ़ गया। 15 से हम कितने पे आ गए, 11 पे, 4 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ा। फिर 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमको पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस 5 यूनिट्स का करना पड़ा। अगेन जब हमको बटर की 1 यूनिट बनानी थी तो हमको पूरी 6 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा। मतलब हर बार एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए यहाँ जो सेक्रीफाइस है वो हमारा पहले से ज़्यादा है। अगर पहले हमने कहीं अगर 2 यूनिट का सेक्रीफाइस किया है तो अगली बार हमको 3 का करना पड़ा है, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का। हर बार जो सेक्रीफाइस है हमारा वो पहले से ज़्यादा है। नाउ अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सेम एग्जाम्पल जो हमने डिस्कस किया है अभी ऊपर, उसी का अब हम यहाँ पे ग्राफ बिल्डअप करेंगे। जिस यूनिट में हम जिस कमोडिटी में हम गेन कर रहे हैं वो कमोडिटी हमको कहाँ लेनी है, एक्स एक्सिस पे, और जिसमें हमारा सेक्रीफाइस है वो किस में जाएगी, हमारी वाई एक्सिस पे। नाउ जब हमने बटर की 0 यूनिट बनाई है, मतलब कुछ भी प्रोडक्शन नहीं किया है बटर का, इन दैट केस हमारा गन का प्रोडक्शन कितना है, 21 यूनिट्स। तो ये 0 पे यहाँ हमने 21 के ऊपर एक पॉइंट बना दिया। नाउ जब हमने बटर का 1 यूनिट प्रोडक्शन इंक्रीज किया, ये 0 से 1, तो हमको गन का प्रोडक्शन कितना कम करना पड़ा, रिड्यूस करना पड़ा, कितने पे, 20 पे। तो ये हमने 18 और 21 के बीच में नियर अबाउट यहाँ कहीं 20 पे एक पॉइंट बना लिया। ये पॉइंट हो गया हमारा पॉसिबिलिटी बी का। पॉसिबिलिटी सी की बात करते हैं, मतलब जब हमने बटर का प्रोडक्शन फिर +1 किया, 1 से 2, 1 यूनिट हमने इंक्रीज की। तो ये हमारा सी पे गन का प्रोडक्शन कितना हो गया, 18। तो यहाँ हमने सी पे पॉइंट बनाया 18 पे, ये पॉइंट। अगेन जब हमको 2 से 3 एक पॉइंट और इंक्रीज करना था, इन दैट केस ये 2 से 3 हमारा गन का प्रोडक्शन कितना हो गया, 18 से 15। तो ये हमने यहाँ पे 15 पे एक पॉइंट बना दिया, ये 3rd यूनिट पे। सिमिलरली जब 3 से 4 हमने इंक्रीज किया तो हमारा गन का प्रोडक्शन कितना हो गया, 11। तो ये हमने 12 और 9 के बीच में यहाँ एक पॉइंट बनाया है, 11। 4 से 5 जब हमको इंक्रीज करना था, बटर का प्रोडक्शन 1 प्लस करना था यहाँ पे, तो हमारा गन का प्रोडक्शन कितना हो गया, 6। तो ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया। एंड 5 to 6 जब हमने बटर का प्रोडक्शन इंक्रीज किया 1 यूनिट से, तो हमारा गन का प्रोडक्शन क्या हो गया, 0। तो हमने ये यहाँ पे 6 पे एक पॉइंट बनाया। इन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ेंगे तो ये जो हमको कर्व मिल रहा है, ये कर्व हमारा क्या बोला जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज PPC या PPF। नाउ अब अगर हम इसमें बात करें तो ये जो इसका कर्व का शेप है, ये कॉन्केव शेप है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ये MOC में हमने ये वैल्यूज़ जो देखी, ये हमको कैसी दिख रही हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। MOC हमारी हमेशा क्या होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, इंक्रीज करती है। इसका रीज़न क्या है, ये पॉइंट नंबर 4 मैंने पहले भी बोला था कि ये आगे एक जगह हमको और काम में आएगा। MOC इंक्रीज क्यों करता है, बिकॉज ऑफ दिस अजम्पशन, रिसोर्सेज हमारे इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं सभी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, इसलिए जब हम उनको एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स में ट्रांसफ़र करते हैं प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से हमारा सेक्रीफाइस पहले से ज़्यादा होता है, ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं हम, तब हम 1 यूनिट गेन कर पाते हैं। दैट्स वाई ये MOC हमारा क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। ये चीज़ हमको ग्राफिकली भी क्लियर हो रही है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हमको ये एक स्टेप आगे बढ़ना था यहाँ से यहाँ, तो हमको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, बस इतना हमने सेक्रीफाइस किया, हम 1 पॉइंट से आगे बढ़ गए। अगेन हमको एक स्टेप और आगे लेना था, ये पॉइंट हमको B से C पे आना था। पहले सिर्फ इतना सा सेक्रीफाइस था, अब पहले से ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा, तब हम 1 पॉइंट आगे बढ़ पाए। अगेन पॉइंट C से D आने के लिए यहाँ जितना सेक्रीफाइस है उससे ज़्यादा हमको सेक्रीफाइस करना पड़ा है, तब हम 1 पॉइंट आगे बढ़ पाए हैं, C से D पे आ पाए। D से E पे आने के लिए गेन तो वही है, देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, गेन जो है हमारा उसका डिस्टेंस हर बार सेम है, लेकिन ये जो सेक्रीफाइस वाली लाइन है, ये गैप हमेशा हर बार पहले से ज़्यादा है।
यहाँ से कंपेरेटिवली हमने ज़्यादा गैप यहाँ पे शो किया है, ज़्यादा वैल्यू गिरी है, तब हम एक स्टेप आगे बढ़ पाए हैं। अगेन ई से एफ, ये पॉइंट जो हमको गेन करना था 4 यूनिट से 5 यूनिट का, ये पॉइंट गेन करने के लिए हमको सेक्रीफाइस कितना करना पड़ा, इतना। पहले इतना ही था, अब उससे ज़्यादा। लास्ट पॉइंट पे भी जब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे हमको गेन करना था 1 यूनिट का, एफ से जी पे आना था, तो अगेन ये जो सेक्रीफाइस था इससे ज़्यादा हमने सेक्रीफाइस किया है, तब हम ये एक एडिशनल गेन ले पाए हैं। अब बात करते हैं पीपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ की। सबसे पहला पॉइंट है पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड या पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी की जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये कर्व मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आता है, लाइक दिस वन, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि अगर हमको 1 यूनिट में गेन करना है तो हमको दूसरे में सेक्रीफाइस ही करना पड़ेगा, तभी हम एक कमोडिटी में गेन कर पाएंगे। इस वजह से जो हमारा कर्व का स्लोप होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की तरफ कर्व मूव करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी इज पीपीसी इज कॉन्केव शेप्ड। इसका शेप कैसा होता है, कॉन्केव होता है। रीज़न क्या है, बिकॉज एमआरटी क्या होता है, इंक्रीजिंग। रीज़न वही है एमआरटी का जैसे अभी हमने एमओसी का डिस्कस किया है। हर बार हमको एक सेम यूनिट गेन करने के लिए जो सेक्रीफाइस करना होता है वो पहले से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एमओसी या एमआरटी क्या होता है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और ये इंक्रीजिंग होते हैं, इसीलिए पीपीसी हमारा कैसा बनता है, कॉन्केव शेप्ड। अब बात करते हैं वेदर इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीसी या ऑन पीपीएफ। वेल, एग्जैक्ट पॉइंट जहां हमारी इकोनॉमी ऑपरेट करेगी, पीपीसी के ऊपर ऑपरेट करे या पीपीसी के अंदर या पीपीसी के बाहर, ये डिपेंड करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीसी ओनली व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। जब रिसोर्सेज पूरी तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे बिना किसी वेस्टेज के, तभी हमारी इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर ऑपरेट करेगी। पीपीसी के अंदर कहीं भी हमारी इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है अगर रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे हैं या एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड नहीं हो रहे हैं। And the third point is economy will operate at any point outside the PPC, that is unattainable option, जब हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो हमारे लिए अचीवेबल नहीं रहेगा सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज करके। इट मीन्स इकोनॉमी कैन आइदर ऑपरेट ऑन पीपीसी और इनसाइड पीपीसी, या तो इकोनॉमी पीपीसी के ऊपर हो सकती है या पीपीसी के अंदर हो सकती है। ये दोनों ही पॉइंट कैसे होंगे हमारे लिए, अटेनेबल, मतलब जिनको हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन पीपीसी के बाहर ऑपरेट करना इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं होगा उसी रिसोर्सेज को यूज करके। हाँ, रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट आता है तो बात अलग है, लेकिन वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा, वो अलग टॉपिक है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेम रिसोर्सेज की बात करें अगर, तो उस पॉइंट पे हमारी इकोनॉमी पीपीसी से बाहर ऑपरेट नहीं कर सकती, वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन होगा। लाइक इस फिगर में बात करें तो ये जो पॉइंट ए बी सी डी हैं, ये चारों ही पॉइंट क्या है हमारे, अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन विथ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज हुए हैं। ये जो पॉइंट नंबर ई है, या इस कर्व के अंदर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट बनाते हो अगर, तो वो पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन तो होगा वो, लेकिन विथ नॉट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को हमने पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया हुआ है, या ऐसा बोल सकते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इस कर्व के बाहर हम कहीं भी कोई भी पॉइंट अगर बनाते हैं, लाइक ये हमने पॉइंट एफ बनाया हुआ है, तो ये क्या होगा हमारा अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, मतलब जिस कॉम्बिनेशन को आप अभी अचीव नहीं कर सकते, आपके पास उतने रिसोर्सेज इकोनॉमी में प्रेजेंट नहीं है। नाउ अब बात करते हैं कि क्या पीपीसी कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन या कॉन्वेक्स शेप में बन सकता है क्या। ओरिजिनली पीपीसी जो होता है वो कॉन्केव शेप होता है, बट इफ़ इन केस आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसी वैल्यूज़ दे दी जाएं जिसकी वजह से आपकी एमआरटी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए या एमओसी कांस्टेंट हो जाए, इन दैट केस पीपीसी का शेप कैसा हो जाएगा हमारा, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं अगर हमारी एमआरटी की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, मतलब पहले से कम होती जाए लगातार, या एमओसी हमारा डिक्रीज करने लगे, तो इन दैट केस हमारा पीपीसी कर्व कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इसका शेप कॉन्वेक्स हो जाएगा। बेसिकली इस चीज़ के पीछे क्लियर अगर हम रीज़न करें अगर,
तो स्ट्रेट लाइन की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोला कि MRT हमारा कांस्टेंट हो जाएगा या MOC कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब हर बार जितना सेक्रीफाइस होगा, जितना गेन होगा वो सेम होगा। अगर ये एक सेक्रीफाइस है हमारा इस एडिशनल गेन के लिए, तो जितना यहाँ पे हमने सेक्रीफाइस किया उतना ही हमने यहाँ भी किया, उतना ही यहाँ भी किया, उतना ही यहाँ पे और उतना ही यहाँ पे, और हर बार सेम एडिशनल हमको यहाँ पे गेन मिल रहा है। एक तरीके से देखें अगर तो ये स्टेयरकेस जैसा सिंबल बन रहा है हमारा, ये हमको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन कर्व। सिमिलरली अगर हमारा MRT डिक्रीजिंग होता है या MOC डिक्रीजिंग होता है, मतलब हर बार सेक्रीफाइस क्या होगा, पहले से कम। पहले अगर हमने यहाँ से यहाँ इतना सेक्रीफाइस किया तो अगली बार उससे कम, उसके बाद उससे थोड़ा और कम, फिर थोड़ा और कम। हर बार एक एडिशनल गेन के लिए हमको जो सेक्रीफाइस करना था वो क्या था, हमारा पहले से कम था। इसलिए हमारा शेप कैसा आया है इसका, कॉन्वेक्स। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंज किस तरीके से आ सकते हैं। बेसिकली इसमें जो चेंज आएगा उसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शिफ्ट इन PPC और रोटेशन इन PPC। PPC में शिफ्ट कब आएगा, व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी, दैट इज रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। जब दोनों गुड्स के साथ में एक साथ रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आए तो उसकी वजह से कर्व में क्या आएगा, हमारे शिफ्ट। रोटेशन कब आएगा, जब रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आए लेकिन किसी एक गुड्स के लिए, दूसरे में नहीं, दूसरे में कांस्टेंट है, दूसरे में कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक गुड्स के लिए रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी बदल रही है हमारी, इन दैट केस हमको क्या मिलेगा, चेंज, कर्व में रोटेशन। सबसे पहले शिफ्ट को डिस्कस करते हैं। शिफ्ट जो है वो राइटवर्ड हो सकता है या लेफ्टवर्ड हो सकता है। राइटवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे या हमारे रिसोर्सेज ग्रो करे, करस्पॉन्डिंग टू बोथ द कमोडिटीज, दैट इज बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के लिए अगर हमारी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है या रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाते हैं तो हम दोनों ही गुड्स का प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा कर पाएंगे। पहले अगर हम बटर की P यूनिट बना पा रहे थे तो अब हम P1 बना पाएंगे। सिमिलरली गन्स की P यूनिट बना रहे थे तो अब P1 बना पाएंगे। तो ये P1 टू P1 हमको जो ये नया कर्व मिलेगा ये कौन से डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में। पूरा कर्व हमारा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो दैट्स वाई इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ राइटवर्ड शिफ्ट इन PPC या राइटवर्ड शिफ्ट इन PPF। सिमिलरली लेफ्टवर्ड शिफ्ट की बात करें अगर, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आएगा, जब हमारे रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में डिग्रेडेशन हो, मतलब रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजी डिग्रेड कर जाए करस्पॉन्डिंग टू बोथ द कमोडिटीज, तो हमारे कर्व में क्या चेंज आएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। से फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई टेक्नोलॉजी थी जो ख़राब हो गई अचानक से, जो दोनों के प्रोडक्शन में आती थी, बटर के भी और गन के भी, जिसकी वजह से अब हमारा दोनों का ही प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, पहले से कम। पहले अगर हम P यूनिट्स बना रहे थे तो अब कितनी बनाएंगे, P1, यहाँ P बना रहे थे तो यहाँ पे P1। तो ये जो चेंज आया ये कौन से डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में। पूरा कर्व हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो गया है, शिफ्ट। तो ये क्या आया है हमारे पास, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन PPF या PPC। अब बात करते हैं रोटेशन की। जब रोटेशन होता है तो बेसिकली कर्व में कमोडिटी के किसी एक ही पार्ट में चेंज आता है, दूसरे में चेंज नहीं आता है। अभी हमने एक्स एक्सिस पे बटर को कंसिडर किया हुआ है, तो पहले एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बात करते हैं रोटेशन की। से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ऐसा रिसोर्स है जो सिर्फ बटर के प्रोडक्शन में काम में आता है, गन की नहीं, और वो रिसोर्सेज में हमारे पास अचानक से इंक्रीज हो जाते हैं वो रिसोर्सेज, तो उसकी वजह से हम बटर का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे। मतलब पहले अगर हम B यूनिट बना रहे थे बटर की तो अब C यूनिट बना पाएंगे एक्स्ट्रा ज़्यादा। गन में अभी कोई चेंज नहीं आया है, तो बेसिकली जो कर्व बनेगा वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा गन की, क्योंकि गन का प्रोडक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन बटर का प्रोडक्शन क्या है हमारा, इंक्रीज हो गया है। तो ये जो चेंज आया है किस तरफ आया है, राइटवर्ड। और एक तरीके से कर्व हमारा क्या हुआ है, रोटेट हुआ है। जैसे राउंडर रोटेट होता है वैसे ये रोटेट हुआ है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, राइटवर्ड रोटेशन। सिमिलरली लेफ्टवर्ड रोटेशन की बात करें, अगर बटर में यूज़ में आने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी हमारी ख़राब हो जाती है या रिसोर्सेज हमारे रिड्यूस हो जाते हैं तो हम बटर का प्रोडक्शन कम कर पाएंगे। यहाँ हम गन में कुछ भी बात नहीं कर रहे, गन का प्रोडक्शन पहले जितना हो रहा था उतना ही हो रहा है, तो गन के लिए तो कर्व यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन बटर का प्रोडक्शन डिक्रीज होने की वजह से कर्व कैसा बन रहा है हमारा, ऐसा। डायरेक्शन क्या है, लेफ्टवर्ड, और कर्व क्या हो रहा है, बेसिकली रोटेट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इट्स अ लेफ्टवर्ड रोटेशन।
सिमिलरली यही चीज़ हम वाई एक्सिस पे भी देख सकते हैं। अगर गन के लिए कोई चेंज आए, मतलब से फॉर एग्जांपल गन में हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो अपग्रेड हो गई है, या अब हमारे पास गन बनाने के लिए ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, तो हम गन का प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएंगे ए से सी पे। ये बटर के प्रोडक्शन में कोई भी चेंज नहीं आया है, बटर यहीं से जहाँ प्रोड्यूस हो रहा था तो अभी भी यहीं से हो रहा है। चेंज कैसा है, गन का प्रोडक्शन बढ़ गया है, तो ये जो चेंज है किस तरफ है, राइटवर्ड। कर्व क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, एक पॉइंट उसका कॉमन है, जैसे राउंडर में एक पॉइंट कॉमन होता है और हम दूसरे पॉइंट को क्या करते हैं, मूव करते हैं, रोटेट करते हैं। उसी तरीके से ये कर्व हमारा क्या हो रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा राइटवर्ड रोटेशन करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। सिमिलरली लेफ्टवर्ड रोटेशन की बात करें वाई एक्सिस में, तो अगर किसी वजह से हमारी गन्स की टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाती है या हम गन के रिसोर्सेज में हमारे कोई डिक्रीमेंट आ जाता है किसी वजह से, तो हम गन का प्रोडक्शन क्या करेंगे, पहले से कम। बटर तो उतना ही प्रोड्यूस हो रहा है अभी भी। कर्व कैसा बनेगा हमारा, इस तरीके से। चेंज कैसा है, किस डायरेक्शन में है, लेफ्टवर्ड तरफ पे, और पोजीशन क्या है, रोटेट हो रही है, शिफ्ट नहीं हुआ है कर्व हमारा, रोटेट हो रहा है जैसे राउंडर रोटेट होता है। तो इसको पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस चेंज को हम क्या बोलेंगे, इट्स अ लेफ्टवर्ड रोटेशन करस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस।